सो वेलकम बैक वंस अगेन। और कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि किस तरह से फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो कोई भी एक इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग अगर होता है तो उस तक पहुंचने के लिए भी क्या है कि बहुत सारा फेजेस है। पहले वो मॉलिक्यूल जो होता है उस मॉलिक्यूल को हम लोगों को सेपरेट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, जिसको हम लोग ड्रग तक लेकर के जाते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचने में भी एक कम्बरसम प्रोसेस है। फिर जब ये फाइनली क्या हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग का कैटेगरी में आ जाता है, तो इस इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग को डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स को क्रॉस करने के बाद ही ड्रग फाइनली मार्केट में लॉन्च होता है। और उसके बाद भी एक फेज़ चलता है जिसको कि हम लोग पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स भी बोलते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ड्रग सब कुछ में बहुत अच्छा आया और लास्ट फेज़ में जब पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल चल रहा था तो रिकॉल करना पड़ा, मार्केट से वो ड्रग को विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है। तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये भी एक फ़ेज़ के ही अंडर आता है जिसको हम लोग पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स बोलते हैं। तो अलग अलग फेजेस हैं क्लिनिकल ट्रायल्स का, उसको आराम से हम लोग आज ट्राई करेंगे कि समझने का क्या क्या फेजेस होता है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% चांसेस है कि आपके टर्मिनल्स में, आपके फाइनल एमबी में ये आएगा ही आएगा। और अगर आप इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो कोई ऐसा पेपर शायद ही फार्मा का सेट होता है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल से कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है ना। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि फार्मा में आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या क्या फेजेज होते हैं, फर्स्ट फेज हम लोग देखेंगे ना। तो फेज वन जो है वो 20 to 25 हेल्दी वॉलेंटियर्स में किया जाता है। तो इस पॉइंट से दो एमसीक्यू आता है हमेशा। ये अक्सर तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ फेज वन क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है ना। और अक्सर लोग इस चीज़ को भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि फेज वन हेल्दी वॉलेंटियर्स में करेंगे। जी बिल्कुल। फेज वन क्लिनिकल ट्रायल्स हमेशा हेल्दी वॉलेंटियर्स में ही किया जाता है। उसके बाद जब उसका एनालिसिस जब हम लोग कर पाते हैं तब हम लोग उसको पेशेंट में ट्राई करके देखते हैं। बट फेज वन ट्रायल 20 to 25 हेल्दी वॉलेंटियर्स पे किया जाता है। इसका मेन एम क्या होता है? इट इज़ टू टेस्ट द टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट, है ना। तो इसीलिए जो डोजिंग होता है इसमें वो बहुत स्मॉल डोज में ड्रग को दिया जाता है। ठीक है ना। दिस इज डन टू डिटरमाइन द फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। क्योंकि अब तक मेरे पास एनिमल डेटा अच्छा खासा आ चुका है ना। तो ये एनिमल डेटा तो है मेरे पास, बट ऑब्वियसली ह्यूमंस का और एनिमल्स का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। ठीक है ना, एंजाइमेटिक लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे। तो उस वजह से अब हमको देखना है कि फार्माकोकाइनेटिकली हाउ दिस ड्रग इज परफॉर्मिंग इन द ह्यूमंस। एंड फाइनली यू हैव टू डिटरमाइन द सेफ टॉलरेटेड डोज ऑफ दिस ड्रग फॉर द ह्यूमन पेशेंट्स। ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक ह्यूमन में हम लोग देख लेंगे और प्रिडिक्टिवली जो तो इसका डोज का टॉक्सिसिटी होगा उसको हम लोगों को एसेस कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग फेज़ वन क्लिनिकल ट्रायल में करते हैं। उसी तरह से फेज़ टू पे जब हम लोग आते हैं तो फेज़ टू जाहिर सी बात है ज़्यादा बड़ा होता है फेज़ वन से। इसीलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स आप देखो 10 टाइम्स लगभग हो जाते हैं। 20 to 200 पेशेंट्स फॉर थेरेप्यूटिक बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट, है ना। तो इसमें थेरेपी में जो बेनिफिट है अब हम लोग टेस्ट करेंगे, तो जो एक्चुअल पेशेंट्स होंगे उनमें ये ड्रग अब शुरू होगा यूज़ करना। तो कभी कभी एमसीक्यू आपको इस तरह से फ्रेम करके पूछेगा कि इन phases of clinical trial in which phase the drug is actually tested on the patients। तो वो कौन सा फेज है? फेज टू ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। इसमें हम लोग डोज रेंज भी डिज़ाइन करते हैं, डोज रेंज पर आते हैं। और ये सिंगल ब्लाइंड डिज़ाइन होता है जिसमें कि जो प्रोवाइडर है, जो पेशेंट को ड्रग दे रहा है, उसको पता होता है कि ड्रग कौन सा है और प्लेसिबो कौन सा है, और फिर पेशेंट को वो ड्रग दिया जाता है ना। तो डबल ब्लाइंड ट्रायल्स क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे वैसे। बट डबल ब्लाइंड में क्या होता है ना, डबल ब्लाइंड में जो पेशेंट है और जो मेडिसिन देने वाला है ना, यानी फिजिशियन या डॉक्टर, ठीक है, उसको भी नहीं पता है कि एक्चुअल में ये ओरिजिनल ड्रग है या ये वो ड्रग है जो आपका प्लेसिबो के फॉर्म में बना करके दिया गया है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो सकता है कि उसमें ना हो। तो डबल ब्लाइंड ट्रायल ऑब्वियसली ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस होता है क्योंकि उसमें ना प्रोवाइडर को पता होता है कि कौन सा ड्रग है और ना पेशेंट को पता होता है कि इसमें एक्चुअल ड्रग कौन सा है। बट फेज़ टू जनरली हम लोग सिंगल ब्लाइंड डिज़ाइन में करते हैं। बाद में ये लेट फेज़ जो होता है उसमें नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाया भी जाता है और फिर ये डबल ब्लाइंड कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब डबल ब्लाइंड हो जाएगा तो क्या होगा
कि ना पेशेंट को पता होगा और ना फिजिशियन को पता होगा कि एक्चुअल में ड्रग कौन सा है और कौन सा प्लेसिबो है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी होल्ड्स द कोड फॉर द ड्रग्स और उसी को पता होता है कि कौन सा एक्चुअल में ड्रग है, एंड इट कंपेयर्स द डेटा विद द स्टैंडर्ड ड्रग। जैसे अभी तुम बोलोगे कि मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत अच्छा फीवर को कम कर सकता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसका फिर पूरा जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करके फाइनली आएंगे कि नहीं मॉलिक्यूल तो बहुत अच्छा है, सेफ्टी टॉलरेबिलिटी बढ़िया है, अब इसका हम लोग फेजेस ऑफ डिफरेंट ट्रायल्स हम लोग कर सकते हैं। तो अब ये मेडिसिन जब हो गया, इसका अर्ली फेज़ 1 भी क्रॉस कर गया, तो अब फेज़ 2 में ऑब्वियसली हम लोग इसको किससे कंपेयर करेंगे, हम लोग इसको पैरासीटामोल से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास फीवर कम करने का एक बहुत अच्छा मेडिसिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है पैरासीटामोल के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली इसका इफिकेसी पैरासीटामोल से ज़्यादा होना चाहिए, इसका टॉलरेबिलिटी, सेफ्टी, कुछ पॉइंट्स तो ऐसा होना चाहिए जो पैरासीटामोल से इसको अपार्ट ला करके खड़ा कर दे, जिसके लिए आप फाइनली इसको मार्केट करके और प्रॉफिटेबल बना सकें, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर जब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ड्रग है उससे फिर इसको कंपेयर करके देखा जाता है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज स्केल, है ना, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होता है आरसीटी, जिसका कि बहुत सिग्निफिकेंस है ना, और नंबर ऑफ पेशेंट तुम देखो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 250 टू 1000 पेशेंट्स भी यूज़ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और उन पे भी ये ट्रायल किया जा सकता है। तो डिज़ाइन ऐसा किया जाता है सो दैट एरर्स कुड बी मिनिमाइज्ड, है ना, एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम फेज 1 एंड फेज 2 कैन बी यूज्ड। इट इज़ अ डबल ब्लाइंड क्रॉस ओवर डिज़ाइन, है ना, और बहुत टाइम लगता है इसको करने में, ईयर्स लगता है, कभी कभी 4 to 5 ईयर्स का टाइम लगता है पूरा टेस्ट करके, उसका डेटा कंपाइल करके, और फिर ये डेटा जो है फिर अथॉरिटीज़ को सबमिट किया जाता है। जैसे मान लो कि यूएस का है तो यूएस एफडीए को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, और वहाँ का जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि फिर उसका अप्रूवल अगर देगा तो फिर वो ड्रग यूएसए में रिलीज़ हो सकता है। तो क्रॉस ओवर डिज़ाइन होता है, काफ़ी वक्त लगता है ना। तो अब अगर हम लोग वीक 1 वीक 2 के हिसाब से अगर देखें तो पेशेंट ग्रुप रैंडमाइज्ड अगर है तो वीक 1 में स्टैंडर्ड ड्रग अगर दिए, वीक 2 में तुम उसको क्या दिए, प्लेसिबो दिए, और वीक 3 में क्या किए, न्यू ड्रग दे दिए, है ना। तो अब इजीली क्या होगा कि बीच में प्लेसिबो देने से क्या होगा कि तुमको एक विंडो पीरियड मिला, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसको वो ड्रग दे रहे थे हम लोग इस वजह से उसको वो इफेक्ट आ रहा था, और न्यू ड्रग देके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत बार फर्स्ट वाला में ही क्या किया जाएगा, जो सेकंड ग्रुप रहेगा फर्स्ट में ही उसको प्लेसिबो दे देंगे, उसके बाद फिर न्यू ड्रग देंगे, और थर्ड में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ड्रग देंगे, सो दैट अगर अच्छा से उसका इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था सिम्टम में, तो स्टैंडर्ड ड्रग देने के बाद क्या होगा, अचानक से सिम्टम में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जबकि पहला वाला मॉडल में क्या था कि इसमें जो इम्प्रूवमेंट आ रहा था मान लो, और अगर न्यू ड्रग देने के बाद वो इम्प्रूवमेंट घट गया, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि न्यू ड्रग उतना इफिकेशियस नहीं है, या फिर जितना इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड ड्रग से था न्यू ड्रग में उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल गया डिजीज़ कंडीशन में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, न्यू ड्रग जो है वो स्टैंडर्ड ड्रग से ज़्यादा बेहतर है। और थर्ड में ऑब्वियसली पहले हम लोग न्यू ड्रग देंगे, फिर स्टैंडर्ड ड्रग और प्लेसिबो। तो इस तरह से करने का मकसद ये होता है फेज़ 3 में कि अलग अलग टाइम पे ये ड्रग हम लोग देख करके हम लोग समझ सके कि ये ड्रग कितना अच्छा काम कर रहा है। न्यू ड्रग का एप्लीकेशन अगर देखना है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फेज 3, है ना, स्पॉन्सर्स फाइल फॉर न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसको हम लोग एनडीए भी बोलते हैं ना, ये कोई भी अथॉरिटी के पास, जैसे मान लीजिए इंडिया में ये ट्रायल्स हो रहा है तो हम लोग CDSCO के पास जो है ये फाइल करेंगे कि हम लोगों को भाई ये ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल मिला है, हमने इस पर ये ट्रायल्स किया है, और ट्रायल्स का पूरा डेटा, कंप्लीट डेटा सबमिट करना पड़ता है। फिर CDSCO या मान लो यूएस है तो यूएस FDA इसको अब देखेगा और उसके बाद एनालाइज करेगा, उसको लगेगा कि हाँ इन लोगों का बात सही है और ये ड्रग मार्केट में लॉन्च होने के लायक है, तो वहाँ से परमिशन मिलने के बाद यू कैन लॉन्च दिस ड्रग। सो डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, रिजल्ट ऑफ द ट्रायल, प्रपोज्ड रजिस्टर्ड नेम, पैकेज इंसर्ट, सारा कुछ इसके साथ प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। पैकेज इंसर्ट अक्सर तुम लोगों का MBBS का एग्जाम में भी पूछा जाता है, कभी कभार MCQ में भी पूछ देता है, इसका पिक्चर दे देगा तुमको एक, है ना। तो ये एक ऐसा लीफलेट होता है जो जनरली ड्रग के साथ प्रोवाइड किया जाता है, उसके बॉक्स के अंदर रहता है। इसमें जो ड्रग का ब्रांड नेम है, जो ट्रेड नेम है, उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल, कौन सा पेशेंट में कितना डोजिंग मॉडिफिकेशन करना है, अगर किडनी पेशेंट है, लीवर पेशेंट है, तो सारा कुछ पैकेज इंसर्ट में दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसको ड्रग लेबल से कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। ड्रग लेबल जो आपका स्ट्रिप है उसके ऊपर लिखा हुआ जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको ड्रग लेबल बोलते हैं। सो इफ एक्सेप्टेबल एंड कंप्लायंट विद रेगुलेशन एंटर्स द मार्केट विद न्यू ड्रग स्टेटस मिल जाता है इसको,
और फिर ये लॉन्च हो पाता है। फेज 4 क्या होता है? वंस अप्रूवल इज ऑब्टेन टू मार्केट द ड्रग, फेज 4 ट्रायल्स बिगिन, है ना। तो इसको हम लोग पोस्ट लाइसेंसिंग फेज भी बोलते हैं। सर्वेलेंस, इसमें फील्ड ट्रायल्स हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है और ये डिकेड्स भी चल सकता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग इज मॉनिटर्ड फॉर सेवरल ईयर्स टू डिस्कवर रेयर साइड इफेक्ट, प्रीवियसली अननोन ड्रग इंटरेक्शंस एंड प्रीवियसली अननोन थेरेप्यूटिक यूज फॉर मेनी ईयर्स एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मार्केटिंग इसका कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो इसमें देखो बहुत बार जैसे मान लो हम लोग ट्रायल्स ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर एक ड्रग का कम्बिनेशन, हर एक ड्रग का उसके साथ इंटरेक्शन स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है, तो एपिलेप्सी का मेडिसिन हो सकता है कि वो फेनाइटोइन ले रहा हो, कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है वो लेवेटेरासेटम ले रहा है, कोई एपिलेप्सी का पेशेंट वालपुरेट ले रहा है, ठीक है। कोई बच्चा है तो पता चला कि वो आपका बेंजोडाइजेपिन्स पे ही उसका अच्छा कंट्रोल है। और ऐसे में मान लो अगर एक एंटीबायोटिक आप उसको दे रहे हो, तो वो सिनेरियो क्लिनिकल ट्रायल में क्रिएट कर पाना बहुत बार पॉसिबल नहीं होगा, बट रियल लाइफ में ये पॉसिबल है। हो सकता है कि कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको चल रहा हो, तो वहाँ से जो डेटा हम लोगों को मिल जाएगा वो क्या होगा? ये रियल वर्ल्ड एविडेंस वाला डेटा होगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं सोचना है कि फेज 3 अगर कोई ड्रग क्रॉस कर गया है तो अब तो वो पूरा सेफ है, हर तरह से हमने देख लिया, 5-5 साल हमने ट्रायल किया, तो फेज 4 का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, फेज 4 ट्रायल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है जिसमें तुमको फाइनल पूरा दिख रहा है कि किस तरह से ये फेजेस कंटिन्यू होते हैं। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, एनिमल टेस्टिंग होता है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा डिफरेंट फेजेस ऑफ आता है, फेज 1 आता है जिसमें नॉर्मल वॉलेंटियर्स और स्पेशल पॉपुलेशन में उसको डोज रेंजिंग किया जाता है। उसमें हम लोग क्रॉनिक टॉक्सिसिटी वगैरह देखते हैं, है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा देखते हैं हम लोग फेज 2 में आते हैं। फेज 2 में हम लोग उसका थेरेप्यूटिक एफिकेसी देखते हैं, है ना। क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर्स इसको करते हैं, जिसमें तुम्हारा एवरेज 5 से 6 साल लग जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों को न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिशन हम लोग करते हैं, रिव्यू होके जब परमिशन आ जाता है, न्यू ड्रग अप्रूवल आ गया, तब हम लोग फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल से स्टार्ट करते हैं। एंड पेशेंट्स गिवन द ड्रग फॉर थेरेपी, एडवर्स रिएक्शन, पैटर्न्स ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन, ये सबको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ऑर्फन ड्रग्स, है ना। तो ये कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा है, एमसीक्यूज में भी आ चुका है ना। तो ऑर्फन वर्ड किसके लिए दुनिया में यूज़ करते हैं? अनाथ, है ना। तो अनाथ क्यों बोला जा रहा है ऐसे ड्रग्स को? इसलिए अनाथ बोला जा रहा है कि इनको यूज़ करने वाले पेशेंट्स भी बहुत कम हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी अगर इनको मैन्युफैक्चर करेगी तो उसको प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा इसका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको ऑर्फन ड्रग्स बोला जाता है। बट कुछ कुछ पेशेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बिना उसके वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा या उसका डिजीज कंडीशन ही बहुत ख़राब हो जाएगा। जैसे मान लो कोई रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर है, तो वो ड्रग कंज्यूम करने वाले क्या है? पेशेंट बहुत कम है दुनिया में। पता चला वो कैंसर मुश्किल से पूरी दुनिया में 8-10 हज़ार लोगों को होता है। अब ये इतना कंट्रीज़ है दुनिया में, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो उसमें अब ये 8,000 लोगों का क्या ही सिग्निफिकेंस रहेगा, क्योंकि कोई भी ड्रग कंपनी अगर बनाएगी तो प्रॉफिटेबल तो वो नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट इसमें फिर इनिशिएटिव लेता है और गवर्नमेंट सब्सिडी देता है और फोर्स करता है मैन्युफैक्चरर को थोड़ा कि नहीं, आपको ये मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर फ्यू पीपल, है ना। तो ऐसे ड्रग्स को जिसमें को बनाने में पेशेंट भी बहुत कम है, जिसके पेशेंट भी बहुत कम है और दवा कंपनी को भी बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है, वैसे ड्रग्स को जनरली ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं। सो ड्रग्स, अब देखो डिटेल में क्या है। सम ड्रग्स आर नॉट डेवलप्ड इनटू यूजेबल मेडिसिन एज कॉस्ट इनकर्ड विल नॉट बी रिकवर्ड बाय द डेवलपर। फ्री मार्केट इकोनॉमी, है ना, लायबल टू लीव सम रेयर डिजीजेज अनट्रीट, क्योंकि उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनको तो मनी मेकिंग पे फोकस करना है, तो इसीलिए वो लोग नहीं बनाते। अनकॉमन कैंसर्स, रेयर पैरासाइटिक इन्फेक्शन, है ना। बहुत बार जो काला जार का जो दवा सब होता है, ठीक है ना। अब काला आजार क्या है कि तुम्हारा एक ऐसा बीमारी है जो नेपाल बॉर्डरिंग एरिया है इंडिया का, नेपाल भी और इंडिया भी। नेपाल में रहो तो वो लोग इंडिया बॉर्डरिंग एरिया बोलते हैं, है ना। और अगर इंडिया में है हम लोग जैसे, तो नेपाल बॉर्डरिंग एरिया बोलेंगे। तो वहाँ पे अभी भी काला जार का केसेस बहुत प्रिवेलेंट है, बट फिर भी उनका नंबर इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई दवा कंपनी उसके लिए दवा बनाए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, आइडेंटिफाइंग अथॉरिटीज़ क्या करती है, इसके जो ड्रग्स होते हैं उनको ऑर्फन ड्रग का लेबल लगा देते हैं, है ना, ताकि कंपनीज़ को फोर्स किया जा सके इनको बनाने के लिए। मोर देन 300 ड्रग्स हैव बीन
गिवन द ऑर्फन ड्रग स्टेटस, है ना। अभी तो बहुत और भी ज़्यादा आ गया है इसमें, एसिटाइलसिस्टीन, इरिथ्रोपोएटिन, एंटीथ्रोम्बिन 3, ये सब जो है ऑर्फन ड्रग कैटेगरी में आता है। सो एसेंशियल ड्रग मेडिसिन आर डिफाइंड एज दोज। तो ऑर्फन ड्रग्स आप समझ गए बढ़िया से, है ना। तो याद रखना ऑर्फन ड्रग पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। उसके बाद आते हैं एसेंशियल मेडिसिन कंसेप्ट पे, ठीक है। तो WHO क्या डिफाइन किया, डिफाइंड एसेंशियल मेडिसिन एज दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखो एसेंशियल वर्ड जो है ना वो थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। क्या एसेंशियल का मतलब ये नहीं होता है कि वो सबके लिए ज़रूरत हो उसका, समझ गए ना। जैसे मान लो कि कोई पेशेंट है, उसको अस्थमा है, ठीक है, और उसके घर में तुम्हारा लिवोसाल्ब्यूटामोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कभी भी उसको अगर अस्थमा का अटैक आएगा तो ये उसको नेबुलाइज करके इनहेल करके क्या कर सकता है, उस अटैक को टर्मिनेट कर सकता है। बट अगर इस पेशेंट को अस्थमा नहीं है तो उसके लिए लिवोसाल्ब्यूटामोल इतना ज़रूरी नहीं। कोई दूसरा पेशेंट हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो इसके लिए बीपी मेडिसिन क्या हो गया, एसेंशियल हो गया। उसी तरह से देखा गया है कि पर्टिकुलर एरियाज़ में, पर्टिकुलर रीजन्स में, स्टेट्स में, कंट्रीज़ में कुछ कुछ बीमारियां क्या होती हैं, बहुत कॉमन होती हैं। तो उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो क्या आ जाएंगे, एसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई बहुत हिली एरिया है ना, मान लो हिमाचल है या कश्मीर है, वहाँ पे मलेरिया का केसेस ही नहीं, तो उनके लिए जो एंटी मलेरियल मेडिसिन हैं वो एसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में नहीं आएंगे। मगर अब हम लोग का झारखंड, ठीक है, यहाँ पे झारखंड में आपको मलेरिया बहुत कॉमन है, केसेस मिलते रहते हैं इसके। जादूगोड़ा वाला एरिया में तो बहुत कॉमन है, नाव मंडी में तो ब्रेन मलेरिया का बहुत सारा केसेस आता है, ठीक है। तो इस वजह से झारखंड के लिए अब मलेरिया का मेडिसिन एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में आएगा। तो एसेंशियल मेडिसिन से कभी भी ये नहीं समझना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये वो मेडिसिन है जो उस एरिया का जो प्रायोरिटी हेल्थ नीड्स है उसको फुलफिल करता है, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अभी अगर हम देखें तो कोई एक बीमारी का आउटब्रेक हो गया, मान लो डायरिया का आउटब्रेक हो गया, तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो ड्रग क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। बट अगर 10 साल से 15 साल से डायरिया का आउटब्रेक ही नहीं हो रहा है उस स्टेट में, तो अब वो स्टेट अगर चाहेगा तो वो अपना जो एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट है उस स्टेट का, उससे उस ड्रग को हटा सकता है। मान लो डायबिटीज़ का प्रेफरेंस बहुत बढ़ रहा है, तो पहले मान लो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में सिर्फ क्लेमिपेराइड, मेटफॉर्मिन था, बट अब वहाँ पे अगर जो हेल्थ पॉलिसी मेकर है उनको लगेगा कि नहीं, अब हमको कोई एक SGLT2 इनिबिटर या कोई DPP4 इनिबिटर को भी हम लोगों को लाना चाहिए, तो वो चाहें तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं कि जब भी तुम्हारा वो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड फुलफिल कर रहा है तो वो एसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में आएगा। They are selected with due regard to the public health relevance. Medicines are intended to be available within the context of functioning health system at all times, in adequate amount and in appropriate dosage forms. ये भी याद रखना है कि अगर बच्चों के लिए है तो सिरप्स होना चाहिए, ड्रॉप्स होना चाहिए। अगर वो नेबुलाइज करके देना है तो उसका इनहेलेशनल फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसा वैसा डोजेज फॉर्म्स भी होना चाहिए, और सारा पॉइंट पे ध्यान देना है कि दे शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इन एडिक्वेट अमाउंट, जो कि उतना नंबर ऑफ पेशेंट को सर्व कर सके। अब पता चला डायरिया होने का तुमको रिस्क लग रहा है, कोई डायरिया जहाँ पे आउटब्रेक हुआ वहाँ 10,000 का पॉपुलेशन है, तुम्हारे पास मेडिसिन है सिर्फ 100 या 200 स्ट्रिप, तो वैसे में तुम कहाँ से मेडिसिन बांट पाओगे, है ना। तो क्योस हो जाएगा ऑब्वियसली। तो it should be available in adequate amount in appropriate dosage form with assured quality and adequate information and at a price the individual and the community can afford. तो इसलिए एसेंशियल मेडिसिन का ये सारा पॉइंट आपको जब भी आंसर आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और MCQ इसमें ठीक उल्टा करके पूछता है। कैसे पूछता है, आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है ना। तो इसमें इससे अलग करके कोई एक पॉइंट डाल देगा, ठीक है। तो 3 तो यही रहेगा, कोई एक दूसरा कुछ और रहेगा। जैसे डाल देगा इट शुड बी कॉस्टली, है ना, इट शुड नॉट बी दैट इफिकेशियस, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन WHO इसको समझाया है, इट शुड मीट द नीड ऑफ मेजॉरिटी, प्रायोरिटी गिवन टू द मेडिसिन टू विथ प्रूवन इफिकेसी एंड सेफ्टी। तो कोई नया मॉलिक्यूल को हम लोग कभी इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल हम लोग ले जिसका कि इफिकेसी सेफ्टी पहले से प्रूवन है, ठीक है। सेलेक्टेड ड्रग शुड मीट द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड फॉर द
क्वालिटी, वायबिलिटी, शेल्फ लाइफ एंड लोकली प्रिवेलेंट क्लाइमेट एंड स्टोरेज कंडीशंस। ठीक है, वो सारा क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा, तभी वो एसेंशियल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। टू सिमिलरली एफिकेशियस मेडिसिन प्रेफरेबल टू द ड्रग विच इज थॉरली इन्वेस्टिगेशन, फेवरेबल पीके फार्माकोकाइनेटिक डेटा है उसका, है ना, रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, और इंडिजिनस सोर्सेज से इजीली अवेल किया जा सकता है। अगर मान लो कि कभी ऐसा सिनेरियो आ गया कि जो स्टॉक है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो उसका प्रोक्योरमेंट क्या हो, ईजी हो। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा जगह से आ रहा है कि आने में ही बहुत टाइम लग जाए। कॉस्ट ऑफ टोटल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो शुड बी बेनिफिट। ये कंसेप्ट जो है ना आपको पीएसएम में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग सीबीए बोलते हैं, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि जो पैसा लग रहा है उसके मुकाबले आपको जो फायदा हो रहा है वो कितना है। ठीक है, तो वो हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले देख लेना चाहिए। वैसी प्रेफरेबल सिंगल ड्रग कंपाउंड फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, सेम फार्माकोकाइनेटिक डेटा अगर है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ड्रग शुड बियर अ जेनेरिक एंड अ नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन इज अंडर नो कंपल्शन टू प्रिस्क्राइबिंग फ्रॉम द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, वो चाहे तो अलग से भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। व्हाट इज रेशनल ड्रग थेरेपी, है ना, तो रेशनल ड्रग थेरेपी पे भी कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ राइट, दैट इज राइट ड्रग गिवन टू द राइट पेशेंट। ठीक है ना, राइट राइट देखो बार बार आएगा, राइट ड्रग। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी पेशेंट को मुझे दवा देना है, मान लो उसको सीजर्स आ रहा है तो लेविपिल देना है। ऐसा नहीं कि आप जो है लेविपिल की जगह कोई और दवा लिवोफ्लॉक्सासिन दे दिए, ये जनरली होता है बहुत बार, जिसका भी नाम मिलता है। अब तुम देखो लिवोफ्लॉक्सासिन का कोई ब्रांड नेम बनाया, एल्सिन नाम रख दिया इसका, लिवोफ्लॉक्सासिन का शॉर्ट कर दिया, इधर से एल ले लिया, इधर से सिन कर दिया। ठीक है, वैसी लेवे टेरासेटाम का कोई बनाया, वो क्या कर दिया, इसका एल टैम कर दिया। ठीक है, या लेवीपिल कर दिया, आता है लेवीपिल। ठीक है, तो अब एल्सिन और लेवीपिल कहीं इसमें कंफ्यूज होकर के पता चला इसके जगह ये दे दिए तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए राइट ड्रग सेलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि दाहिने वाले को देना था और बाएं वाले पेशेंट को दे दी, है ना। राइट डोजेज होना चाहिए, क्योंकि पता चला अडल्ट पेशेंट है, आप उसको पीडियाट्रिक डोज दे रहे हैं तो बेनिफिट ही नहीं होगा। एंड इट शुड बी एट द राइट कॉस्ट। ऐसा भी ना हो कि इतना महंगा हो कि आदमी बोल दे कि मर जाना बेहतर है ना, दवा लेकर के तुम्हारा ऐसे भी मर जाएंगे, उससे अच्छा बीमारी से ही मर जाए, कम से कम पैसा बचेगा तो आगे वालों को काम आएगा, है ना। तो इट शुड बी अवेलेबल एट अ प्राइस विच कुड बी अफोर्डेबल फॉर द जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या क्या पॉइंट को ध्यान देते हैं, है ना। SANE वर्ड इसमें शॉर्ट फॉर्म बनाया गया, सेन। जो दिमाग से संतुलित इंसान होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, ही इज़ अ सेन पर्सन, और जो पागल होता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इनसेन, है ना। तो सेन वर्ड से हम लोग क्या सीख सकते हैं, इट शुड बी सेफ, इट शुड बी अफोर्डेबल, द नीड शुड बी देयर एंड इफिकेसी शुड बी गुड फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, है ना। तो सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी, नीड एंड इफिकेसी क्राइटेरिया शुड बी fulfilled for rational drug therapy. So WHO defines it that patient should receive the medication appropriate to their clinical need in appropriate dosage for an appropriate period at a lower cost. अब आते हैं हम लोग कंप्लायंस पे। ये बहुत बड़ा इशू है इंडियन पॉपुलेशन का, है ना। कंप्लायंस जिसको कि हम लोग एडहेरेंस भी बोलते हैं। तो इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट फॉलोज द ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड 4 टाइप्स ऑफ नॉन कंप्लायंस लीड्स टू मेडिकेशन एरर। ठीक है, जैसे पेशेंट फेल टू ऑब्टेन द मेडिकेशन, तुम दवा लिख दिए उसको, वो सोचा अरे अभी क्यों स्टार्ट करना है, देख लेते हैं 1-2 दिन टेस्ट कराते हैं, या सोचते हैं कि तुम्हारा अगर ऐसे ही ठीक हो गया तो हो सकता है दवा ना खाना पड़े। ठीक है ना, तो पेशेंट फेल्स टू ऑब्टेन द मेडिकेशन, कुछ भी बहाना, या बेचारे के पास पैसा नहीं था, जेन्युइन भी हो सकता है बहुत बार। फेल्स टू टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड, समझ गया ना, जैसा प्रिस्क्रिप्शन था उसके हिसाब से रॉन्ग डोज ले लिया या रॉन्ग फ्रीक्वेंसी में ले रहा है। बहुत पेशेंट्स को मैंने देखा है, बेचारे ओल्ड पेशेंट्स रहते हैं या केयर गिवर कोई नहीं है, अब वो निकाला एक एनवेलप से, वो खाली पेट का दवा वाला एनवेलप था। ठीक है ना, जो गैस का दवा जनरली हम लोग देते हैं PPIs, वो खाली पेट में लेना होता है, उसका लिफाफा निकाला और जो रात वाला एनवेलप था उसमें घुसा दिया। अब जो रात में जो उसको सीडेटिव दिया हुआ था या नींद का मेडिसिन दिया हुआ था वो दिन में खा रहा है, और दिन वाला जो खाली पेट का दवा था वो रात में खा रहा है, क्योंकि लिफाफा बदली हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है, पेशेंट को जो दवा जिस टाइम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या उसने ऐसा कुछ किया कि जिसमें 1 टाइम खाने वाला दवा था उसको घुसा दिया 3 टाइम वाला दवा में। तो अब ये जो एनवेलप है इसमें मार्क किया हुआ था इस तरह से 3 गोला, अब वो 1 टाइम खाने वाला को 3 टाइम खा रहा है।
और जो 3 टाइम खाना था वो 1 टाइम खा रहा है, तो दोनों में ही गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए ट्राई करो, आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर ट्राई टू सी योर पेशेंट्स मेडिसिन। चाहे उसके लिए तुमको पेशेंट को बार बार बोलना पड़े, बट अगर तुम पेशेंट का मेडिसिन देखोगे ना, तो तुमको बहुत बार बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, और तुमको क्या होगा ना, एरर्स भी पता चलेगा कि कंप्लायंस कहाँ बिगड़ रहा है। प्री मैच्योरली डिसकंटिन्यूज द मेडिसिन, ये तो इंडियन पॉपुलेशन का फेवरेट पास टाइम है। तुम्हारा लूज मोशन के लिए तुम दवा लिखे 5 दिन का, 3 दिन का, उसका जैसे लूज मोशन खत्म होगा दवा बंद। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तुम सोचे चलो अजिथ्रो दे देते हैं, 5 दिन का ही कोर्स रहता है, शॉर्ट कोर्स है, वो 1 दिन खाएगा, उसको दूसरा दिन अच्छा लगने लगेगा, 4 टैबलेट ऐसे ही पड़ा हुआ है। और कभी कभी तो तारीफ भी समझता है पेशेंट, इस चीज़ को आके तुमको बतलाएगा कि एक ही गोली में ठीक कर दिए डॉक्टर साहब, आप तो बहुत अच्छा किए। ही इज़ थिंकिंग कि तुम तारीफ करोगे उसका, कि आप उसका तारीफ कर रहे हो। बट हम लोग जानते हैं कि जो कोर्स आधा कंप्लीट करके आप छोड़ते हो, उससे ड्रग रेसिस्टेंस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कंप्लायंस का इशू है। टेक्स मेडिसिन इन अप्रोप्रिएटली, है ना, जैसे शेयर करता है, बहुत बार लोगों को मैंने देखा है करते हुए कि घर में एक बार कोई एक बच्चा के लिए दवाई लेंगे और बोलेंगे कि ये तो उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका 5 ml है तो उसका 7.5 ml कर देते हैं। ठीक है ना, पैसा बचाने के लिए तो यहीं पे स्कोप है उनके पास। बाकी जगह में पैसा बचाने का इंडियन पॉपुलेशन उतना ट्राई नहीं करता है, बट मेडिसिन में बहुत ट्राई करता है। तो इसीलिए उन लोगों का ये रहता है कि वही मेडिसिन यूज़ हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है, बहुत बार ड्रॉप्स खोला हुआ महीना महीना पुराना ड्रॉप्स वो डाल लेते हैं, सोच के कि अभी तो खोले थे 2-3 महीना ही हुआ होगा, ख़राब थोड़ी हुआ, एक्सपायर थोड़ी हुआ। ठीक है, बट वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है एक बार ओपन होने के बाद। तो ये सब चीज़ जो है ना, बहुत बैड प्रैक्टिसेस है। बहुत बार मैंने देखा है कि मेडिसिन, आँख का ड्रॉप और ये सब शेयर करने की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आया है पेशेंट। So patient factors that encourage non-compliance are generally symptomless disease, जिसमें कि उतना दर्द नहीं है। इनफैक्ट हम लोग के एक सर थे, वो बोलते थे कि अगर पेन ना हो ना, तो फिजिशियन लोग मतलब कोई शायद ही कभी पूछेगा। तो पेन इज़ अ थिंग विच ब्रिंग्स द पेशेंट टू द फिजिशियन। ठीक है, तो बहुत बार जो सिम्टमलेस मेडिसिन होता है उसमें पेशेंट्स आर लीस्ट केयर्ड। पेनफुल कंडीशन सर्च फॉर बेटर ड्रग, है ना, जो इसमें भी दर्द ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है पेशेंट आता है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली कंप्लायंस घटता है। ऐसा कोई दवा जो एक टाइम खाना है पेशेंट जनरली उसको ले लेगा, बट जिसको 3 बार 4 बार खाना है उसमें कंप्लायंस बिगड़ जाता है। उसके बाद लोनलीनेस, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, खाए तो खाए, नहीं खाए तो कोई बोलने वाला नहीं। पैकेजिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी पैकेजिंग इतना कम्बरसम और इतना बेकार रहता है कि क्या होता है, ड्रग निकालने में बेचारा का बहुत बार इधर उधर हो जाता है, या वो ठीक से खा नहीं पाता है। ठीक है, सो इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्लायंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये फिजिशियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एनहेंस कम्युनिकेशन, पर्सनल कंडीशन ऑफ द पेशेंट के हिसाब से उसको मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करो, सो दैट वो मेडिसिन को प्रॉपरली ले सके। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो एट प्ले, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं 2 दिन का मेडिसिन हमको दिलवा दीजिए बस, अभी हम मेरे पास इतना ही पैसा है कि हम 2 दिन का दवा ले सकेंगे। तो बहुत बार इकोनॉमिक कंडीशंस भी एट प्ले होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रूटीन ये नहीं है बहुत लोगों में, एक बार सुबह निकले तो फिर वो रात को आते हैं घर, तो अब जाहिर सी बात है कि लंच का या इवनिंग का मेडिसिन ले पाना पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, और असिस्टेड मेडिकेशन, बहुत बार क्या होता है कि दवा आप किसी को समझाए और वो दवा घर में देने वाला कोई और आदमी है, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे भी बिगड़ जाता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, और फिर आगे हम लोग और टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द एडवर्स ड्रग इवेंट्स रिलेटेड टू द ड्रग्स। सो थैंक यू।